नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बोनी वर्मा और आप सुन रहे हैं डरावनी दास्तान, एक ऐसा चैनल जहां हम वो किस्से सुनते हैं जो कहीं ना कहीं किसी के साथ सच में घट चुके हैं। कुछ दबी हुई कहानियां, कुछ अनकहे डर और कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बाद लोग वो जगह, वो रात और कभी कभी खुद को भी भूल जाते हैं। आज की कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर रमेश नाम के एक शख्स ने भेजी है। उसका एक ही मैसेज था, भाई मैं अब भी जिंदा हूं लेकिन हर रात मरता हूं। ये कहानी सुनाना जरूरी है, पर अगर तूने सुना दी तो शायद अब तू भी अकेला नहीं रहेगा। इस कहानी का नाम है चाईबासा जंगल का आखिरी ढाबा। एक सुनसान जंगल, एक टूटा हुआ ब्रिटिश युग का ढाबा, 4 दोस्त और एक डायन जो अब भी भूखी है। कहानी शुरू होती है एक मजाक से, लेकिन जब तक हंसी रुकी सिर्फ मैं बचा था। मैं बताता हूं, हम 4 थे, मैं, शिवम, जैद और मीनल। कॉलेज की आखिरी छुट्टियां चल रही थीं और सब किसी न किसी एडवेंचर के मूड में थे। व्हाट्सएप ग्रुप पर बातों बातों में शिवम ने बोला, कुछ थ्रिलिंग करते हैं इस बार, कोई हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करते हैं। और जैद ने सबसे पहले मजाक उड़ाया, भाई हॉन्टेड सिर्फ गूगल पे होते हैं, ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं होता। मीनल ने तुरंत ही गूगल मैप्स खोल लिया। एक जगह है ब्रो, जंगल के अंदर पुराना ढाबा पड़ा है, किसी वीरान भोजनालय का नाम लिखा है। लोग कहते हैं वहां रात में खाना खुद ब खुद बनता है। मैं चुप था, लेकिन अंदर कुछ खटकने लगा था। शिवम ने और डीप सर्च किया। चाईबासा जमशेदपुर रोड के बीचों बीच एक कच्चा रास्ता जो घने जंगल के बीच कहीं ले जाता है। वहां ब्रिटिश टाइम का एक ढाबा था जिसे लोकल लोग वीरान भोजनालय के नाम से जानते थे, पर पिछले 30 सालों से वो बंद पड़ा था। कुछ कहते थे वहां किसी औरत को जिंदा जला दिया गया था, कुछ कहते थे वो खुद को जिंदा जला चुकी थी, लेकिन उसकी भूख अब भी मरी नहीं। हम सब ने तय किया, आज रात 10 बजे बाइक लेकर निकलेंगे और ढाबे तक पहुंचेंगे। बस 2-3 घंटे की बात है, एक्सप्लोर करेंगे, व्लॉग बनाएंगे और वापस आ जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा कि हो सकता है हम सब वापस ना आए। रात के 9:30 बजे हम हॉस्टल से निकले। शिवम और मीनल एक बाइक पर थे, मैं और जैद दूसरी पर। बैग में एक DSLR, कुछ स्नैक्स और 2 टॉर्चें, बस इतना ही सामान था। शुरुआत में सब मजाक कर रहे थे, गानों की धुनें गूंज रही थीं और हमें लग रहा था जैसे कोई हॉरर शॉर्ट फिल्म की शूटिंग पर जा रहे हों। लेकिन जैसे ही हम चाईबासा वाले रोड पर घुसे, माहौल बदलने लगा। सड़क की लाइट्स गायब हो चुकी थीं और दोनों तरफ घने पेड़ों की लाइनें, जिनके बीच से कभी कभी ठंडी हवा का झोंका आता और कुछ कह के सा लगता कि कोई देख रहा है। शिवम ने हंसते हुए बोला, भाई इमेजिन कर, अभी कोई औरत भागती हुई आए सामने से, उल्टे पांव, कैमरा निकाल देना टाइम पे। जैद ने भी चुटकी ली, और अगर वो बोले खाना खाया क्या, तो बैठ जाना भाई, भूख लगी होगी उसे। पर मुझे हंसी नहीं आ रही थी। मेरी नजर बार बार बाइक के दोनों ओर झाड़ियों में जाती थी, कुछ शैडो सी दिखती, फिर गायब हो जाती। गूगल मैप्स पर GPS सिग्नल अब गायब था। मीनल ने कहा, गाइस मैप फ्रीज हो गया है, लेकिन जिस जगह से हम मुड़े थे वो ढाबा बस 2 किलोमीटर दूर है। अचानक सामने एक टूटा सा लकड़ी का बोर्ड दिखा, वीरान भोजनालय, 1932 से सेवा में। नीचे एक रस्टेड तीर था जो सीधे जंगल के अंदर एक कच्चे रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। शिवम ने बाइक मोड़ी, बिना कुछ बोले उस पगडंडी में घुस गया। हम सब उसके पीछे चल पड़े, लेकिन अब हवा का स्वाद बदल गया था और दूर से जैसे किसी ने मिट्टी में चम्मच से बर्तन खुरचा हो, वो आवाज बहुत धीमी पर साफ सुनाई दी। जैसे ही हम उस कच्चे रास्ते पर घुसे, बाइक की हेडलाइट्स भी डरने लगीं। उजाला फैला नहीं, बस सामने की मिट्टी को छू के गिरने लगा। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी तक अंदर नहीं आ रही थी। रास्ता संकरा, कीचड़ भरा और अजीब सी दुर्गंध से भरा हुआ था, जैसे कुछ पुराना, सड़ चुका हो। करीब 5 मिनट की ड्राइव के बाद वो दिखा, वीरान भोजनालय, टूटी हुई छत, आधी गिरी दीवारें, लोहे की जाली में झाड़ियां उग आई थीं। नाम का बोर्ड अब भी टेढ़ा लटक रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, तुम देर कर चुके हो। पर सबसे अजीब चीज ये थी, चूल्हा जल रहा था। ढाबे के अंदर एक कोने में पुराना मिट्टी का चूल्हा था और उससे हल्की नीली लौ निकल रही थी। ना धुआं ना राख, सिर्फ आग जो बिना वजह जल रही थी। हम सब ठिठक गए। मीनल ने धीमे से कहा, किसी ने अभी अभी खाना बनाया है क्या? शिवम आगे बढ़ा और चूल्हे के पास घुटनों पर बैठा। ये असली आग है भाई, गरम भी है। जैद ने मुझसे पूछा, ब्रो तूने किसी को देखा? मैंने सिर हिलाया, नहीं।
पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। और सच में वो एहसास जैसे हमारी खाल में रेंग रहा था, जैसे किसी की नजर एक एक सांस पर टिकी हो। शिवम ने ठहाका लगाया। भूतनी की मैगी चाहिए थी शायद। पर उसकी हंसी लंबी नहीं चली, क्योंकि अंदर लकड़ी की बेंच पर रखी थाली अपने आप गिर गई और उसमें रखे चावल पर किसी के उंगलियों के निशान थे। लंबी टेढ़ी उंगलियां, जैसे किसी ने अंदर से उसे उठाकर फेंका हो। हम सब फ्रीज हो गए। और तभी ढाबे के पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई, कमजोर, धीमी, औरत जैसी, पर उसमें इंसानियत नहीं थी। शिवम ने चूल्हे की आग के पास बैठकर कहा, कुछ भी हो, मजा तो आ रहा है भाई। जैद ने इधर उधर नजर घुमाई। किसी ने खाना बनाया है, मतलब कोई है आसपास। मीनल ने धीरे से जवाब दिया, या फिर कोई था। ढाबे का अंदरूनी हिस्सा डरावना था। दीवारों पर धुएं के जले हुए निशान, टूटी बेंचें और एक कोना जहां पुरानी तस्वीरें फटी हालत में लटक रही थीं। सबसे आखिर में था एक स्टोर रूम। उसका दरवाजा अधखुला था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ा हो। जैद ने फ्लैशलाइट जलाकर अंदर झांका। हम तीनों पीछे खड़े थे। अंदर कुछ बोरे पड़े थे, एक टूटा हुआ शीशा, और दीवारों पर किसी ने नाखून से खरोंच कर कुछ लिखा था, पर वो अक्षर उल्टे थे, जैसे किसी ने छत से लटक कर लिखा हो। मीनल ने उत्सुकता में फोन निकाला और सेल्फी मोड में फ्लैशलाइट ऑन किया। स्क्रीन घुमाई और जब कैमरा स्टोर रूम के अंदर गया, सिर्फ 1 सेकंड के लिए कुछ दिखा। एक औरत का चेहरा, बाल उलझे हुए, चेहरा सफेद, और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा उल्टा था। नीचे की ओर आंखें और ऊपर होंठ, जैसे किसी ने उसका सिर जमीन से जोड़ रखा हो। मीनल चीखी, गाइस, वहां कोई है अंदर। हमने तुरंत अंदर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शिवम जोर से बोला, भाई कुछ नहीं है, ये थक गई है बस। पर मीनल कांप रही थी। उसने कहा, मैंने देखा उसे, उसने मेरी तरफ देखा था और उसकी आंखें नहीं थीं। तभी स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा, जैसे किसी ने अंदर से खींचा हो। शिवम ने दौड़कर उसे रोका, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा जोर से धड़ाक से बंद हो गया। सब चुप, बस एक धीमी सी आवाज सुनाई दी अंदर से, भूख अभी बाकी है। दरवाजा बंद होने के बाद कुछ पल तक कोई हिला तक नहीं। बस सब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे सब जानना चाहते हों, क्या हमने सच में ये देखा। शिवम ने जोर से कहा, मैं खोलता हूं दरवाजा, अंदर कुछ भी नहीं होगा। पर जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, लकड़ी में से बिजली जैसी कोई चीज निकलकर उसके हाथ में दौड़ गई। शिवम चीखते हुए पीछे गिरा। उसकी हथेली पर जलने का निशान था, 3 उंगलियों के जैसे किसी ने भीतर से दबोच लिया हो। जैद डर के मारे दीवार से लग गया। भाई अब निकलते हैं, ये प्रैंक नहीं है। मीनल बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी, जहां अब भी सेल्फी मोड चालू था। उसकी आंखें स्क्रीन पर फरीज हो गईं। उसने कहा, देखो। हमने झुककर उसकी स्क्रीन देखी। वहां हम चारों दिख रहे थे, लेकिन पीछे, बिल्कुल पीछे, एक और चेहरा था। पल भर के लिए स्टैटिक फ्लिकर हुआ और चेहरा गायब, लेकिन वो इमेज अब भी आंखों में चिपक चुकी थी। शिवम को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसकी नजरों में एक अजीब वीरानी आ गई थी। उसने बुदबुदाया, मुझे लगा ये सब बस एक स्टोरी होगी, मजे होंगे, लेकिन ये जगह जिंदा है यार। ये देखती है, सुनती है, और अब हमें छोड़ना नहीं चाहती। तभी अचानक मीनल ने जोर से चिल्लाया, जैद, तूने मुझे धक्का क्यों मारा। जैद चौंक गया। मैंने कुछ नहीं किया। पर मीनल का हाथ कांप रहा था, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। उसकी कलाई पर नीला निशान उभर आया था, उंगलियों का। और तभी स्टोर रूम के दरवाजे के पीछे से किसी के नाखून की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दीवार खरोंच रहा हो। धीरे धीरे, लगातार, टक टक टक। उस रात वक्त जैसे रुक गया था। घड़ी की टिक टिक सुनाई नहीं दे रही थी, बस वो खरोंचने की आवाज जो दीवारों के अंदर से आ रही थी। धीरे धीरे, जैसे किसी ने छत में घोंसला बनाया हो। मीनल की आंखों में आंसू थे। जैद, डोंट लाई, तूने मुझे टच किया, मुझे पता है। जैद चिल्लाया, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मीनल को शांत किया, लेकिन तभी लगा जैसे कोई पीछे खड़ा हो। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं, पर हवा का तापमान अचानक नीचे गिर गया। मेरी सांसें अब धुआं बनकर निकल रही थीं। जून के महीने में शिवम कोने में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, शायद हनुमान चालीसा या कुछ और। मुझे अंदाजा नहीं था कि शिवम को डायन ने पहले ही अपनी रसोई में निगल लिया होगा। ज्यादा पैनिक में था। उसने कहा, बस हम यहां से निकलते हैं।
और वो बाहर की ओर दौड़ पड़ा। मीनल और मैं पीछे भागे, पर जब हम बाहर पहुंचे जैद गायब था। ना कोई चीख ना आहट, बस एक हल्की सी हंसी हवा में तैर रही थी, सूखी फीकी औरत जैसी। हमने इधर उधर देखा, पेड़ों के बीच, झाड़ियों में, रास्ते पर कुछ नहीं, लेकिन जमीन पर जैद की चेन पड़ी थी जो वो हमेशा अपनी मां की तस्वीर के साथ पहनता था। उसके पास ही मिट्टी में एक गहरा गड्ढा था, जैसे कोई चीज नीचे से बाहर निकली हो। मीनल पीछे हटने लगी। वो जैद नहीं गया, उसे ले जाया गया है। हम दोनों वहीं खड़े थे, लेकिन मुझे महसूस हो गया था अब हमारी कहानी सिर्फ एक रात की नहीं रही। ये एक शिकार की शुरुआत थी और हम अब अगले नंबर पर थे। जैद के गायब होने के बाद मीनल पूरी तरह हिल गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बस एक ही बात दोहराई, हमें यहां से निकलना है अभी। हम दोनों ने अपने अपने फोन निकाले। कोई नेटवर्क नहीं, मैप्स काम नहीं कर रहा था, बैटरी तेजी से ड्रेन हो रही थी। हमने बाइक्स की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जहां हमने बाइक खड़ी की थी वहां कुछ भी नहीं था। बाइकें गायब थीं, जैसे वे कभी थी ही नहीं। यह सिर्फ एक माया थी, डायन का भ्रम जो हमें बेबस महसूस कराना चाहती थी। मीनल ने कांपते हुए कहा, शिवम तो अंदर है, हमें उसे बुलाना चाहिए। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन तभी ढाबे की ओर देखा। उसका शेप बदल चुका था। अब वो एक लंबे कॉरिडोर जैसा लग रहा था, जिसकी दीवारें काली और गीली थीं। अंदर से हल्की सी लोरी जैसी आवाज आ रही थी, किसी बूढ़ी औरत की, जैसे किसी अनदेखे बच्चे को सुलाया जा रहा हो। मीनल पीछे हटने लगी। ये पॉसिबल नहीं है, ये इल्यूजन है ना? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा। बस भागते हैं किसी भी डायरेक्शन में। और हम भागने लगे, जंगल के अंदर, रैंडम पेड़ों के बीच, सिर्फ दूर जाने की चाह में। लेकिन 5 मिनट भागने के बाद हम फिर उसी जगह आ गए। वीरान भोजनालय हमारे सामने था, वही टूटी हुई दीवारें, वही चूल्हा, पर इस बार चूल्हे में कुछ पक रहा था और उसकी गंध जलते हुए बालों जैसी थी। मीनल जोर से चीखी, हम फंस चुके हैं। मैंने पेड़ों की तरफ देखा, वो अब सरसराने लगे थे, जैसे किसी के कांपते हाथ हमें छूने की कोशिश कर रहे हों। और तभी एक परछाई दीवार से उतरकर जमीन पर आई, धीरे धीरे उल्टे पांव चलती हुई हमारे करीब। उस रात हवा नहीं चल रही थी, लेकिन पेड़ हिल रहे थे, जैसे किसी ने उनकी जड़ों को जगा दिया हो। हम दोनों, मैं और मीनल, ढाबे के पीछे झाड़ियों के पास खड़े थे, और वो परछाई जमीन पर गिरते हुए धीरे धीरे मानव रूप ले रही थी। पहले बाल दिखे, लंबे, घने, पर जैसे किसी ने उनको गीली राख में डुबो दिया हो। फिर हाथ, बहुत पतले, पर पंजों जैसे। और फिर चेहरा। मीनल ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका चेहरा उल्टा था। हाँ, उसका चेहरा शाब्दिक अर्थ में उल्टा था। आंखें जहां होनी चाहिए थीं, वहां नीचे की ओर थीं, और मुंह ऊपर की तरफ। आंखों की जगह सिर्फ सफेद गहरे गड्ढे थे, बिना किसी पुतली के। उसका सिर धीरे धीरे 360 डिग्री घूमा और मुंह से एक आवाज निकली, न चीख न हंसी, बस एक आवाज, जैसे किसी ने हड्डी चबाई हो। मैं पीछे खिंचा, पर मीनल जैसे फ्रोजन हो गई थी। डायन ने उसका नाम लिया, मीनल। आवाज भारी थी, जैसे कई गले एक साथ बोले हों। मीनल कुछ बुदबुदाई, शायद प्रार्थना, लेकिन डायन ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। हवा में घुली राख सी कुछ निकली और मीनल के चेहरे तक पहुंची। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें लाल होने लगीं। मैंने मीनल को खींचा और जोर से चिल्लाया, भाग मीनल, अभी! हम दोनों दौड़ पड़े, लेकिन मीनल के पैर लड़खड़ा रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो धीरे से बोली, वो मेरे अंदर आ रही है, मैं उसे महसूस कर सकती हूं। मैंने उसके दोनों कंधे पकड़े। तू मुझ पर भरोसा कर, मैं तुझे यहां से निकालूंगा। पर अंदर मैं खुद नहीं जानता था, क्या हम सच में निकल सकते हैं? क्योंकि डायन ने हमें देख लिया था, और जो वो देख लेती है उसे छोड़ती नहीं। हम दोनों भागते हुए ढाबे से दूर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पेड़ों के बीच से, झाड़ियों को चीरते हुए, पर रास्ता कभी सीधा नहीं मिल रहा था। मीनल पीछे चल रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब एक्सप्रेशनलेस था, न डर, न गुस्सा, न कुछ। उसने एकदम शांत स्वर में पूछा, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तू मेरा साथ देगा? मैं रुक गया, उसका ये सवाल। उस वक्त, तू ये क्या बोल रही है? हम बच जाएंगे, बस बाहर निकलना है। उसने मेरी ओर देखा, और पहली बार उसकी परछाई उससे बड़ी थी। पेड़ों की ओट में खड़ी होकर मैं उसे देख रहा था, और अचानक उसकी परछाई ने सिर घुमा लिया।
मेरी तरफ। मैंने पलटकर देखा। मीनल की आंखें अब काली थीं, पूरी पुतलियां ढंकी हुई, जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। वो बुदबुदाई, उसने मुझे चुना है। अब मैं भूख नहीं लगती, अब मैं खुद भूख हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी त्वचा को छुआ, वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी और उसमें से एक अजीब सी सड़ांध उठ रही थी, जैसे किसी पुरानी कब्र की मिट्टी में दबा बदन हो। मैं पीछे हटा। मीनल ने हंसते हुए कहा, तू मुझे छोड़ना चाहता है? और तभी उसके पीछे खड़े पेड़ की छाल अपने आप चीर गई। उसमें से कुछ लटक रहा था, किसी इंसान की तरह। जैद का चेहरा था, आधा सड़ा हुआ, और आंखें अब भी खुली थीं। बच नहीं पाएगा, अब वो तुझसे भी बात करेगी। उसके बाद मीनल की आंखें मुझसे नहीं हटी। वो मेरी हर हरकत को वैसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपनी आखिरी सांसें ले रहे शिकार को देखता है। न इंतजार, न दया, सिर्फ भूख। तू भागेगा कहां? उसने पूछा नहीं। उसके अंदर से आवाज आई। मुंह नहीं हिला, लेकिन आवाज मेरे कान के अंदर, जैसे किसी ने मेरे अंदर बसा स्पीकर ऑन कर दिया हो। मैंने कदम पीछे लिए। कांटों ने बाहें चीर दी, लेकिन जान बचानी थी। पीछे मीनल नहीं, वो दौड़ रही थी। उसकी आवाज हवा में घुल रही थी। तू जो कहानी बनाना चाहता है, उसी में दफन हो जाएगा। अचानक सामने वही पुराना मंदिर दिखा, जो शायद ब्रिटिश युग में बना था। टूटी घंटी, काली मूर्तियां और अंदर एक जलता हुआ दीपक, जिसे किसी ने अभी अभी जलाया था। मैं मंदिर में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। एक कोने में झुककर बैठ गया। सांसें तेज, दिल की धड़कन गूंज रही थी। तभी बाहर किसी ने घंटी बजाई, टन, और मंदिर की दीवारों पर उसका साया बन गया, परछाई जो उलटी थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मंदिर की दीवारें ठंडी हो चुकी थीं और अंदर की हवा में कोई कंपन था, जैसे जमीन के नीचे कुछ सांस ले रहा हो। मैं दीवार से चिपक कर बैठा था, सांसें थमी थीं, आंखें दरवाजे पर। और तभी वो दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई जोर नहीं, कोई आहट नहीं, बस धीरे धीरे, जैसे किसी ने उसकी सांकल को हवा से ही खोल दिया हो। और फिर वो अंदर आई। मीनल, या जो कुछ भी अब मीनल नहीं थी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। एक तरफ जली हुई त्वचा, दूसरी तरफ काले कीड़े रेंग रहे थे। उसकी आंखों में आग नहीं थी, खालीपन था, जैसे किसी कुएं में झांक रहे हो और तुम्हारी परछाई भी डर जाए। उसने मंदिर की दहलीज पार की और धीमे से बोली, बचना है तुझे। मैं कुछ नहीं बोला, सांस रोक ली। वो आगे बढ़ी और मंदिर की दीवार पर अपनी 3 उंगलियां रख दी। जहां उसने छुआ, दीवार पिघलने लगी, जैसे वो पत्थर नहीं, मांस हो। एक सौदा कर, अपनी कहानी को जिंदा रख। इस कहानी को सुना, ताकि और लोग इस ढाबे की भूख महसूस करें। जितना तू सुनाएगा, उतनी देर तू जिंदा रहेगा। मैं घुटनों पर गिर पड़ा और तभी वो गायब हो गई। बस दीवार पर 3 उंगलियों के जले हुए निशान रह गए और मंदिर के एक कोने से किसी की हंसी गूंजी। जैद, या उसकी आत्मा, जो अब किसी और रूप में थी। सुबह की पहली किरण जब मंदिर की दीवार से टकराई, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों में पानी छिड़क दिया हो। मैं होश में था, जिंदा और अकेला। डायन गायब थी, मीनल कहीं नहीं थी, और मंदिर अब फिर से बस एक पुराना खंडहर लग रहा था। मैं धीरे धीरे बाहर निकला। चारों ओर धुंध फैली हुई थी, लेकिन दूर से पगडंडी दिख रही थी, वही रास्ता जहां से हम आए थे। और आश्चर्य की बात, मेरी बाइक वहीं खड़ी थी। माया टूट चुकी थी। मैंने बिना कुछ सोचे बाइक स्टार्ट की और दौड़ पड़ा चाईबासा रोड की तरफ, पूरी स्पीड से। जब मैं बाहर आया और सड़क की लाइटें फिर से दिखीं, मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मैं जिंदा था, पर पूरा नहीं। मैं वापस हॉस्टल पहुंचा, पर कोई जैद को नहीं जानता था। कोई मीनल नाम की लड़की हमारे बैच में थी ही नहीं। और शिवम की तस्वीरें मेरे फोन से गायब थीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने इंस्टाग्राम चेक किया, मीनल का प्रोफाइल नहीं था। जैद के लास्ट रील्स सब डिलीट। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सिवाय एक तस्वीर के, जो मेरी गैलरी में खुद ब खुद आई थी। ढाबे के सामने खिंची ग्रुप फोटो, पर उसमें सिर्फ मैं खड़ा था। बाकी 3 सिलहूट्स, काले धब्बों जैसे। और अब हर रात जब मैं सोने जाता हूं, मिरर के पीछे से आवाज आती है, 1 बज गया। लेकिन कब तक? जब तक कहानी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो मुझे कुछ दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पर मिली। भेजने वाले का नाम था रमेश। उसने लिखा, बोनी भाई, अगर ये कहानी तुम अपने चैनल पर सुना दो, शायद कोई मेरी बात पर यकीन करे। मैं जिंदा हूं, पर अकेला नहीं हूं।
मैंने उसकी हर लाइन पढ़ी, उसकी भेजी हुई तस्वीरें देखी और चिल्स आ गए भाई। उसने एंड में लिखा था, कृपया मेरा नाम मत लेना क्योंकि मैं अब वहीं लौट रहा हूं। मुझे वापस बुलाया गया है, शायद आखिरी बार। और इसी के साथ उसने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की उससे कांटेक्ट करने की, किसी म्यूचुअल, किसी ट्रेसेबल क्लू, पर रमेश का कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं मिला। जो एक आखिरी फाइल बची वो थी उसकी भेजी हुई वॉइस नोट। मैंने सुनी और उसमें रमेश नहीं, किसी और की आवाज थी, धीमी, गहरी और बेहद जानी पहचानी। वीरान भोजनालय में भूख कभी खत्म नहीं होती, अब रमेश भी नहीं बचेगा। और तुम भी इस कहानी के हिस्से बन चुके हो। आवाज के अंत में एक हंसी आई, वही पुरानी, धीमी और सड़ी हुई हंसी, और नोट अपने आप डिलीट हो गया। अब दोस्तों, ये कहानी बस एक डरावनी रात की नहीं थी। ये कहानी है उस जगह की जो भूख से भरी है। और अगर आप कभी चाईबासा से जमशेदपुर जाते वक्त किसी सुनसान मोड़ पर एक पुराना साइन बोर्ड देखें जिस पर फेडेड सफेद पेंट में लिखा हो वीरान भोजनालय 1933 से सेवा में, तो मुड़ना मत, क्योंकि वहां जो खाना पकता है वो तुम्हारे लिए नहीं, तुमसे ही पकाया जाता है। मैं हूं बोनी वर्मा, और अब इस कहानी को सुनाने के बाद मैं भी समझ चुका हूं कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो तुम्हें अपने अंदर खींच लेती हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात में अकेले जंगल के रास्तों से बचिएगा, क्योंकि कोई भूखा अब भी देख रहा है।